कुमारी बंसल जी थी। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली राजकुमारी बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप वहाँ जब गई हाथरस, किन स्थितियों में आप गई और पीड़ित परिवार से क्या बातचीत हुई आपकी? मैं यहाँ पर 3 तारीख की सुबह मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 9 तारीख से लेकिन 29 तारीख, 30 तारीख और 1 तारीख, 2 तारीख करीब 4 दिन हो चुका था। मैंने देखा कि पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ तो हुआ, रातों के 2:30 बजे जो इन्होंने किया तो किया, लेकिन उसके बाद परिवार को नज़रबंद कर दिया। मतलब कि वीआईपी लोगों को तो छोड़ो, मीडिया को भी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अंदर से मैं बहुत विचलित थी पिछले 4-5 दिन से। तो मुझे लगा कि चलो वीआईपी को नहीं जाने दे रहे, मीडिया को नहीं जाने दे रहे, हो सकता है आम इंसान को तो जाने देंगे। तो मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो फिर ये सोच के मैंने कही नहीं यार, जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि असली में स्थिति क्या है, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी अंदर से कि कहीं पीड़ित परिवार को गायब ना कर दें, फिर से उन नाव जैसे ना कुचलवा दे परिवार को। तो मैंने सोच के गई थी कि मैं परिवार से मिलकर आऊँगी, मैं देखकर आऊँगी। ये सोच के मैंने बोला, अपने हस्बैंड को प्रेशराइज किया कि मुझे जाना है, जाना है। मैं लिटरली मैं बहुत रोई, मैं 3-4 दिन तक, नहीं मुझे जाना है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आज ये रात में बेटी को जला रहे हैं, कल दिन में जलाएंगे, घर में घुस के जलाएंगे, हम कब तक चुप रहेंगे? ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया मैं जाऊँगी। फर्स्ट टाइम मैं यूपी गई थी अकेले, मैंने इतनी हिम्मत की और मैं यहाँ किसी को बता के नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ये इशू बन सकता है। जिस तरह से मैं पिछले 5 साल से माहौल देख रही हूँ देश में कि हर चीज़ का इन्होंने खेल बना के रखा है, सिस्टम को अपने हाथों में ऐसे जकड़ लिया कि जैसे इन्हीं का सब कुछ है और हमारी कोई वैल्यू नहीं है देश में। आप विधिवत लीव अप्लाई करके हाथरस गई थी? हाँ, मैंने इन्फॉर्म किया था। मैंने जो लीव का हमारे यहाँ ऑप्शन रहता है, मैंने अपने एचओडी सीनियर्स जो रहते हैं डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको इन्फॉर्म किया था। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी, और मैंने बताया था कि सर मैं आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, अर्जेंट मुझे वर्क आ गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर है। क्या रिलेशन में आप हैं क्या उस पीड़ित परिवार? नहीं, रिलेशन में मैं नहीं हूँ। ये मैं जब तक 3 दिन वहाँ पर रही, मैंने हमेशा बताया कि मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, मैं केवल आत्मीयता के तौर पर मैं आई, इंसान के तौर पर मैं आई देखने के लिए। लेकिन उनको मेरी सहानुभूति अच्छी लगी कि एक लड़की वहाँ से हमारे समाज की होके अकेले आई है और इतना हमें सपोर्ट कर रही है, तो कुछ तो सोच के आई होगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा 1-2 दिन रुक जाओ। तो मेरे को लगा कि मेरी प्रायोरिटी यहाँ ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप चिंता मत करो पिताजी, चिंता मत करो, मैं जब आप बोलोगे तब तक मैं रहूँगी यहाँ पे, और आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने ये अश्योर किया, और मेरा ये था कि मैं जाके आर्थिक सहयोग करना चाह रही थी, तो मैं उस पर्पज से मैं यहाँ से गई थी अपने सिंगल यूथ में। ये जिस तरह से इस मामले पर चर्चा हो रही है और एसआईटी जांच भी की जा रही है, और उसमें आपका कनेक्शन जो है वो जोड़ा जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नक्सली कनेक्शन है इस मामले में और वो महिला आप हैं, क्या कहना है? तो पहले साबित करें, क्योंकि इनको बोलना तो आता है, साबित करें तो फिर मैं अपना साबित करूंगी। आप मेरे से आप क्वेश्चनिंग करिए, जिस चीज़ की आपको मांग होगी आप सबूत मांगेंगे, मैं पेश करूंगी। आपका कहना है कि आप इंसानियत के नाते वहां पर पहुंची थी, लेकिन आपको फंसाया जा रहा है और बेवजह नक्सली कनेक्शन तलाशा जा रहा है। सबसे बड़ा सबूत इसका मैं ये दे रही हूँ कि मेरे एक परिचित हैं जो जबलपुर में, उनको नहीं पता था कि मैं वहाँ पर हूँ, यूपी हाथरस में। उन्होंने मुझे अचानक से फ़ोन किया शाम का, मेरे पास कॉल डिटेल भी है उसका। 5 बजे के आसपास उन्होंने फ़ोन किया, मैंने उनका फ़ोन नहीं अटेंड कर पाया, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी, मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा है मुझे नहीं पता। फिर मैंने 6 तारीख की सुबह मैंने उनको फ़ोन किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा नंबर जो वो मेरे को पिछले 2-3 साल से जानते, उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि मैडम आपका नंबर तो उज्बेकिस्तान, आप कहाँ चली गई? मैंने कहा मैं तो हाथरस में हूँ, मैं यहाँ आई थी। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ ये लोग टैंपरिंग कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या मुझे भी अनपढ़ गंवार समझते कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये तो मैंने साइबर सेल में कल कंप्लेन कर दी है, अब मैं पता करूंगी ये कौन कर रहा है। कंप्लेन है मेरे पास, आप पूरा आप देख लेंगे, कंप्लेन मैंने डाली है सब सबूतों के साथ में। जी। तो जो लोग आपको ये गलत नक्सली कनेक्शन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकती हैं? बिल्कुल लूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी इसके लिए। मैं देखो, क्योंकि ये मेरे मान सम्मान की बात है, किस तरह से इसमें किस बेसिस पे मुझे नक्सलाइट बोला गया। मैं एक रेपुटेटेड डॉक्टर हूँ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हूँ मैं, तो इस तरह से मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। हमने बात की डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी से, जो कि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और यहाँ डॉक्टर का पेशा भी वो उसको कंटिन्यू करती हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें इस पूरे हाथरस कांड में झूठा फंसाया जा रहा है, और ऐसे लोग जो इन्हें नक्सली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ वो डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकती हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। और विजेंद्र पांडे हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ रहे हैं। सीधे विजेंद्र का रुख करते हैं। विजेंद्र, आपने बातचीत की डॉक्टर बंसल से और उन्होंने अपना पक्ष पुरजोर तरीके से और सारी बातों के साथ रखने की कोशिश की, लेकिन तार्किक दृष्टि से अगर आप देखें तो कोई इंसानियत के नाते कोई ऐसे साइट के ऊपर जहां इतना हंगामा हो, इतना कोलाहल हो, इतनी सारी चीजें वहां पर पहुंच गया, क्या इस बात पर यकीन हो रहा है लोगों को, किया जा सकता है जो उन्होंने साक्ष्य दिए, क्या उनको चेक किया जा रहा है? क्योंकि उन पर जो एलिगेशंस लगाए वो भी गंभीर हैं।
बेशक गंभीर आरोप हैं, तमाम ये गंभीर आरोप हैं पुनीत, और यही वजह है कि यूपी एसआईटी भी अब इंटरोगेशन कर सकती है, पूछताछ इस महिला से कर सकती है। सबसे बड़ी खबर यही है कि यूपी हाथरस कांड में के बाद जातीय हिंसा फैलाने को लेकर की साजिश को लेकर यूपी एसटीएफ ने जो खुलासा किया था और जो संदिग्ध एक नक्सली महिला बताई जा रही थी वो जबलपुर की एक महिला डॉक्टर निकली। डॉक्टर राजकुमारी बंसल को आपने अभी अभी सुना, वो तमाम आरोपों को हालांकि ज़रूर नकार रही हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जो अभी भी सवालिया निशान लगाती हैं, जिनका सवाल उनको पूछताछ में देना होगा। मसलन वो एक शासकीय शिक्षक है, शासकीय सेवा में है, शासन से वो इसकी पेंशन उसकी तनख्वाह भी लेती हैं, लेकिन उन्होंने सीएल एक अप्लाई किया था जैसा वो बता रही हैं, और उसको जब हमने क्रॉस चेक किया, कंफर्म किया, तो पता चला कि निजी कारणों से उन्होंने ये छुट्टी लेना बताया था, लेकिन अपने एचओडी को या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को ये जानकारी नहीं दी थी कि वो किसी ऐसी साइट पर जाकर किसी आंदोलन का हिस्सा बनने जा रही हैं। जो मेडिकल कॉलेज के डीन है डॉक्टर प्रदीप कसार, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि ये कदाचरण की श्रेणी में आता है और मेडिकल कॉलेज की ओर से उनको एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया जा रहा है। यानी डॉक्टर राजकुमारी बंसल को ये शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है, जिसमें उनको पूरा स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर वो शासकीय सेवा के नियम जो होते हैं, शर्त जो होती हैं, उसका वायलेशन करते हुए हाथरस कैसे पहुंच गई, और हाथरस में उनके तमाम बयानात मीडिया पर्सन्स ने जो लिए थे उसको लेकर भी सवाल है कि किसी आंदोलन का हिस्सा शासकीय सेवा में रहते हुए वो कैसे बन गई। तो देखिए, अब चूंकि आरोप तो कई गंभीर लगाए गए हैं, जैसा कि यूपी एसटीएफ एसआईटी ने जिस तरह का खुलासा किया है कि एक जस्टिस फॉर हाथरस नाम से एक वेबसाइट भी बना ली गई थी, जिसमें फंडिंग भी ली जा रही थी, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि अगर पुलिस एक्शन लेती है तो किस तरह उसका विरोध करना है, किस तरह आवाज़ को और पुरजोर तरीके से रखना है, और किसी भी तरह से अगर शासन प्रशासन की ओर से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका किस तरह से लोगों को विरोध करना है। हालांकि वो वेबसाइट जो थी वो रातों रात बंद हो गई थी यूपी एसआईटी के खुलासे के बाद, लेकिन वो अभी तक पुलिस इस मामले का यूपी पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जैसा कि बातचीत में सामने आया कि वहाँ पर जो इन्होंने डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने हाथरस में पीड़िता के घर पर रहते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को पीड़ित मृतका की भी बताया था, और उनको इसी डेजिग्नेशन के साथ या इसी उनकी रिश्तेदारी बताते हुए उनकी बाइट्स भी सोशल चैनल्स में दिखाए गए थे। लेकिन अब उनका कहना है कि वो उनकी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो सिर्फ इंसानियत के नाते पहुंची थी। तो कई सवाल उठते हैं कि सिर्फ इंसानियत के नाते वो एक सीएल लेते हुए और शासकीय सेवा में रहते हुए हाथरस चली जाती हैं, जानकारी इसकी किसी को नहीं देती हैं, और आर्थिक मदद भी देती हैं, जैसा बताया जा रहा है उनकी ओर से कि 1 माह का उन्होंने तनख्वाह जो है पीड़ित परिवार को दी है। सवाल कई है। अब यूपी एसआईटी जो है न सिर्फ इनसे इंटरोगेशन करेगी, बल्कि उनके मोबाइल के कॉल डिटेल्स जो है पीड़ित परिवार के और डॉक्टर राजकुमारी बंसल के, ये भी देखे जाएंगे। और यदि कोई कनेक्शन ऐसा समझ में आता है, और जैसा कि आशंका यूपी एसआईटी की ओर से जताई गई है, तो इस मामले पर आगे कार्रवाई डॉक्टर राजकुमारी बंसल के खिलाफ हो सकती है। फिलहाल जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के डीन ने डॉक्टर राजकुमारी बंसल को एक बड़ा सवाल विजेंद्र ये भी बनता है कि जो पीड़ित परिवार था, जो ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब है, जो जिस तरह से वो अपने आप को मीडिया में दिखा रहा है, क्या वो किसी अननोन शख्स को ऐसे अपने घर में आकर या अपने आसपास मदद करते हुए अपने इतने नजदीक रहने देगा, जो अपना रिश्तेदार भी अपने आप को क्लेम करता है और बाद में उसे डिनाई कर देता है। ये भी एक बड़ा है कि उस स्टेट ऑफ माइंड में क्या कोई बाहर से आए व्यक्ति रिश्तेदार बनकर घर में रह जाए और घर वालों को, वहां उन लोगों को कोई आपत्ति दिक्कत ना हो। ये भी कई सारे अनसुलझे सवाल हैं। खैर, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।